हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, अर्थात जब आप लोगों को सिलेबस पढ़ाया गया था, यानी हिंदी का सिलेबस क्या था, उसमें मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। उसमें बताया गया था कि प्रत्येक लेसन का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस चैप्टर का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और प्रत्येक का लेखक परिचय या कवि परिचय, सारांश, हर चीज आपके साथ डिस्कस किया जाए। ओके, आप सभी जरूर उस वीडियो को देखे होंगे। प्लस सिलेबस क्या है आप लोग जान चुके होंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपके 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, जिससे आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से परिचित हैं, जिसका नाम है बातचीत। बातचीत जो कि एक निबंध है। आपके एग्जाम में प्रश्न बाबू ऐसे पूछता है कि बातचीत कैसी विद्या है या कौन सी विद्या है। तो आपको याद रखना है कि बातचीत निबंध है। बातचीत क्या है? निबंध है, जिसके रचयिता हैं, जिसके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट जी। बाल कृष्ण भट्ट जी, मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से। बाल कृष्ण भट्ट जी। जी कहने का मतलब है कि आपके पूरे किताब में जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं, यदि आप उनका नाम लिख रहे हैं, आप कहीं भी लिख रहे हैं, एग्जाम में लिख रहे हैं या रफ में लिख रहे हैं, कहीं भी लिख रहे हैं, एक चीज अभी आदत बना लीजिए कि हमें प्रत्येक व्यक्ति का नाम रिस्पेक्ट के साथ लिखना है। जी हाँ, एकदम रिस्पेक्ट के साथ लिखना है। अच्छा, हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को नंबर चाहिए, चाहे 5 नंबर का प्रश्न हो, चाहे 2 नंबर का प्रश्न हो, चाहे 50 नंबर का प्रश्न हो। 5 नंबर का प्रश्न में हमको क्या चाहिए? बस 5 को नंबर मिल जाए, बात खत्म। 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाए, बात खत्म। याद रखिए कि प्रत्येक लेखक का नाम रिस्पेक्ट के साथ लिखना है, तो लिखना है। इससे आपका आंसर और अट्रैक्टिव बनता है, एग्जामिनर खुश होता है, चेक करने वाला क्वेश्चन में ना पढ़े जाएंगे, देखिएगा नंबर देते हैं। ओके, फिलहाल यहाँ पे देखिए। तो बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत जो कि निबंध है, इसको मतलब इन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है देखिएगा। जिनका जन्म, किनका जन्म? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म। सुनिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन यानी मृत्यु 20 जुलाई 1914 में हुआ। याद रखना है सभी लोग को, 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ, 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया, ये मर गए। यही है बालकृष्ण भट्ट जी, देख लीजिए लोग। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेखक परिचय, ये आपको वो प्रत्येक चैप्टर में देखने को मिलेगा, चाहे काव्य खंड हो, अभी गद्य खंड चल रहा है। ओके, लेखक परिचय प्लस काव्य खंड में कवि परिचय, पहले यही चीज पढ़ाई जाएगी। ओके, और आपको एक एक चीज याद कर लेना है, एक एक पॉइंट याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में कहां से पूछेगा ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। एक्चुअली जानते हैं वो बात अलग है आपको बताया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, लेकिन हाँ एक एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। हाँ जी, ये इस चैप्टर में हमें पढ़ना है और ये चीज इस चैप्टर में है। यहाँ देखिए, लेखक परिचय में लेखक तो आप लोग ऊपर देख चुके हैं, कौन है बाबू? तो बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट जी जो कि आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, याद रखिएगा सर। यदि काल पूछता है तो आपको आधुनिक काल के साथ जाना है, और यदि युग पूछता है तो आपको भारतेंदु युग के साथ जाना है। याद रहेगा? आगे बढ़ता है। लिखा गया जन्म, जन्म इनका यानी बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ऊपर हमने देखा, और निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। ओके, आगे। इनके माता का नाम, बालकृष्ण भट्ट जी के माता का नाम पार्वती देवी है और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, यानी बेनी प्रसाद भट्ट जी इनके पिताजी हैं। किनके पिताजी हैं? तो हमारे बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी हैं, जिन्होंने बातचीत निबंध को लिखा है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि बातचीत निबंध है, बातचीत निबंध है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ओके, यहाँ देखिए। निवास, निवास स्थान सही कहाँ के रहने वाले हैं? तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, आप लोग जानते हैं, वहां के रहने वाले हैं। ओके, जो कि अब शायद प्रयागराज के नाम से बन गया है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। रचनाएं, जी हाँ रचनाएं, तो रचनाओं के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे। बाबू रचनाएं कंफर्म 3 गो 4 गो आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ये रचना किनके द्वारा लिखा गया है? चाहे वो आपका काव्य खंड से पूछे, चाहे वो आपका ये गद्य खंड से पूछे, कहीं से पूछे, लेकिन कंफर्म पूछेगा। और इतनी सारी रचनाएं हैं, कौन पूछेगा कोई नहीं जानता है। ओके, तो फिलहाल लेकिन हाँ, अब रचना वो टिक करने को रटने वाला चीज नहीं है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ जी ये रचना हमने इस जगह पे पढ़ा था, हाँ 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 यहाँ पे। अब बाकी जब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम प्रैक्टिस कराएंगे, इतना कोना कोना से कराएंगे ना, एक ऑब्जेक्टिव छांट छांट के मजा आ जाए बेटा, तू देखत रहिए खाली। तो उसके बाद से पूछे बिहार बोर्ड, पूछा तो कहाँ से पूछा कर, यही आपको अंदर फीलिंग आएगा, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया है। ओके, बस देखते चलिए, एकदम लगे रहिए।
आओ, हाँ यहाँ देखिए उपन्यास इन्होंने कौन कौन सा लिखा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अलग अलग रचनाएं होती हैं, उपन्यास होता है, नाटक होता है, निबंध होता है, और भी बहुत सारी रचनाएं होती है। देख रहे हैं निबंध, प्रहसन होता है, और काव्य खंड में तो खाली कविताएं लिखी जाती हैं, दोहा लिखा जाता है, आगे गीत लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए उपन्यास इन्होंने लिखा है, रहस्य कथा, देखते चलिए और कॉपी कलम ले लीजिए, लिखते चलिए, और अगर कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो बाबू स्क्रीनशॉट मारते चलिए। ओके, अंत किताब है तो कोई बात नहीं है, किताब से अलग से उसका वीडियो एक अलग से बनेगा। ओके, किताब का जितना भी है ना, लेखक के बारे में एक एक लाइन, लोग क्या करते हैं खाली किताब वाला लाइन पढ़ा के छोड़ देते हैं। अब बेफिक्र रहिए, एक एक लाइन क्लियर होने वाला है, एक एक लाइन, एगो बिंदु, एगो पॉइंट ना छोड़े। आप यहाँ पे देखिए उपन्यास लिखा है इन्होंने, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज 1 सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। नाटक इन्होंने कौन कौन सा लिखा है, पद्मावती, किराता अर्जुनिया, वेरी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सूम की एक नकल, वहनल्ला, वहनल्ला जी इन्हीं की रचना है, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, ये एक ही रचना है, याद रखिएगा। भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, 1 रोगी और 1 वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब इनके नाटक है, यानी बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित नाटक है। प्रहसन इन्होंने कौन कौन सा लिखा है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबना और इत्यादि, आचार विडंबना इत्यादि। आगे बढ़ते हैं, निबंध इन्होंने कौन कौन सा लिखा है, तो लगभग लगभग 1000 निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद है, ये आपके प्रीवियस में पूछ भी चुका है। 100 से अत्यधिक महत्वपूर्ण निबंध इनके द्वारा रचित है, जिसमें 1000 निबंध इन्होंने लिखा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ कुछ इंपोर्टेंट लाइन जो कि लेखक के बारे में होती हैं, कवियों के बारे में होती हैं, सबको अलग से लिख दिया जाता है, जिसका सीधा कनेक्शन आपके एग्जाम से है। अब बोर्ड में बैठेंगे, परीक्षा में बैठेंगे, तो आपके सामने वो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि हाँ जी ये क्वेश्चन है। अब बस खाली तो लाइन पढ़ लीजिएगा ना बाबू, खाली तो लाइन पढ़ लो, जाकर धाए दे टिक मार हाँ जी यही का है, हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा ही रचित है। यहाँ देखिए क्या है, तो लिखा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में, याद रखिएगा बाबू, 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। किन्होंने किया, हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी ने किया, जिनके द्वारा रचित बातचीत एक निबंध है। ओके, यहाँ देखिए, तो हिंदी प्रदीप ये भी याद रखना है। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे, हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी इसे कितने वर्षों तक चलाते रहे, तो 33 वर्षों तक चलाते रहे। आगे बढ़ते हैं, बाल कृष्ण भट्ट जी गद्यकार थे, जी हाँ गद्यकार थे, गद्यकार रहे, यानी कि इनका शायद इस लाइन से तो स्पष्ट होता है ये कविताएं वविताएं मतलब शायद नहीं लिखते होंगे, ये गद्यकार थे, गद्य की रचना करते थे। गद्य में क्या होते हैं, निबंध होती हैं, अलग अलग कहानियां होती हैं, प्रहसन होता है, उपन्यास होता है, देखते हैं नाटक होता है। अगला लाइन क्या लिखा है देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बाल कृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। जब आपको पाठ पढ़ाया जाएगा ना, उसमें आपको बेन जंक्शन मिलेंगे, एडिशन मिलेंगे, उसमें मतलब उन्होंने बातचीत के प्रति क्या क्या उनका मत है, ये हर एक चीज देखने को मतलब उसमें मिलेगा। आप लोग प्रीवियस ईयर देखिए, उसमें आप ये क्वेश्चन पूछता है कि बेन जॉनसन और एडिशन के बातचीत के संबंध में क्या विचार है। यहाँ देखिए, आगे बढ़ते हैं, हाँ बातचीत निबंध जो कि हमारे बच्चे जान चुके हैं कि बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है। आइए जानते हैं इसका सारांश क्या है। सारांश का मतलब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, सारांश यानी पूरे पाठ का छोटा सा अंश, यानी पूरे पाठ के खूब लंबा चौड़ा पाठ है, उसको खींच के छोटी चुकी बना देना, और छोटी चुकी में सब चीज समझ में आ गई, वही बेटा सारांश होता है ना। तो हमें बस क्या चाहिए, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, हमें नंबर चाहिए, बस जो नंबर के क्वेश्चन में तय नंबर चाहिए, 1 नंबर अधिक हो जाओ कम ना हो, बात खत्म। हाँ तो यहाँ देखिए, आइए जानते हैं बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित बातचीत निबंध का सारांश क्या है। यानी पढ़ते हैं, पाठ को समझने का प्रयास करते हैं, एक एक लाइन पे ध्यान दीजिए।
लिखा गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध, यानी कि जो कि निबंध है बातचीत, आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। यहाँ देखिए, जिसमें वाक शक्ति, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाक शक्ति? जिसमें वाक शक्ति का मतलब होता है बेटा बोलने की शक्ति, बोलने की क्षमता। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं ये वाक शक्ति है। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमारे में कुछ तो भाई दौड़ने की शक्ति है तभी ना दौड़ रहे हैं। मान लीजिए हम डांस कर रहे हैं, हमारे अंदर डांस करने की क्षमता है तभी ना डांस कर रहे हैं, हमारे अंदर वो पावर है तो हम कर रहे हैं। मान लीजिए हम कहीं बतिया रहे हैं, सॉरी, तो अंदर टैलेंट है तभी ना बतिया रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया। वाह, वाक शक्ति को लेखक यानी बाल कृष्ण भट्ट जी ने ईश्वर का वरदान बताया कि कुछ मामूली छोटा मोटा चीज नहीं है, ईश्वर का वरदान है। वरदान आयुष्मान भव ये वाला है, फिल्म देखते हो ना, फोक्स मारता है, फोक्स हाथों में से, हाँ वो वाला है, वरदान है। फिलहाल यहाँ देखिए, भट्ट जी कहते हैं, यानी हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में न होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो पशुओं की भांति एक कोने में बैठा दिए गए होते। वाह, वाकई में बाबू, यदि हमारे अंदर बात करने की क्षमता नहीं होती, यदि हमारे अंदर बोलने की क्षमता नहीं होती, जरा सोचिए हम क्या करें। जिस तरह से पशु को खूंटा में ले जाकर हम लोग बांध देते हैं, यही आप हाँक देते हैं, खेत में चर रहा होता है, क्यों? किसी से मतलब होता है? नहीं मतलब होता है। वही हाल हमारा होता है, कोना में बैठा रहता है एकदम मुंह लटका के, मान जिस तरह गाय आपस में कोई बात करते नहीं ना करते हैं जानवर, हम भी आपस में बात नहीं कर पाते, खाली इसी तरह से कुछ बोलना होता, खाली चिल्लाते रहता है भा भू भा जो भी हो ऐसा मतलब एक्चुअली। फिलहाल यहाँ पे देखिए, वाकई में अगर हमारे अंदर वाक शक्ति न होती तो हम कहीं के भी नहीं, हम कुछ नहीं कर पाते, हमारी गिनती इंसान के अस्तित्व में होती ही नहीं। यहाँ देखिए आगे कह रहे हैं कि वे कहते हैं, कौन कहते हैं? तो हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी कहते हैं। यहाँ देखिए वो कहते हैं कि जिस प्रकार आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने वगैरह वगैरह बहुत सारे कामों की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार हमारे जीवन में, याद रखिएगा, मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने सभी कामों की एकदम आवश्यकता होती है, आप लोग जानते करते हैं, उसी प्रकार वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। जी हाँ, बातचीत भी अति आवश्यक है हमारे जीवन जीने के लिए, जीवन को मजेदार बनाने के लिए। इससे मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है और जो सुख दुख हृदय में जमा रहता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। जी हाँ, जो भी सुख दुख हृदय में जमा रहता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। यानी जब तक हम किसी से कुछ बात न कर लें तब तक एकदम हृदय में, मन में एकदम पीड़ा रहता है। मेरे बाबू ने खाना खाया, तेरे बाबू ने खाना खा लिया, इतना सुनकर एकदम मन हल्का हो जाता है। तेरा बाबू अब झापड़ खाएगा, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दो, बहुत मार मारेंगे, समझ में आया? एक्चुअली माँ बोल रही है ना, मेरे बाबू ने खाना खाया, हाँ बाबू ने खाना खाया, अब नहीं पढ़ेगा तो झापड़ नहीं खाएगा, वो भी खाएगा। लेकिन आप लोग बहुत समझदार है, हमको पता है। यहाँ देखिए, हाँ उड़ जाता है। महान विद्वान बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होता है। जी हाँ, हमारा नेचर क्या है, हमारा चाल चलन क्या है, हमारा रहने का तरीका क्या है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? हमारे बातचीत पे डिपेंड करता है। जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हम किसी के सामने कोई बात नहीं करेंगे, तब तक कोई कैसे जज कर सकता है ये पर रोहन कैसा? यानी बातचीत करने से ही ना रोहन के पता चलता है। याद रखिए, यानी असली रूप तहर का बात, तू कामना मन के आदमी बढ़, जब तक बातचीत नहीं होगा ना तब तक पता नहीं चलेगा। याद रखिएगा, इसलिए बातचीत बहुत जरूरी होता है, बातचीत करना चाहिए। हाँ यहाँ देखिए लिखा गया है, लेखक कहते हैं कि, कौन लेखक? हाँ एकदम सही बोले, बाल कृष्ण भट्ट जी। लेखक कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। जी हाँ, स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करना, अर्थात देखिएगा जब कोई मंच पर जाकर भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो क्या बोलते हैं? आदरणीय सभापति महोदय वगैरह वगैरह, ये बहुत खुशी है फलान ठेकान, मैं हैव योर अटेंशन प्लीज, अंग्रेजी में आते हैं तो रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। अलग अलग प्रकार से आप लोग देखे होंगे, आप लोग बोले भी होंगे, एक्चुअली किसी ना किसी स्कूल में कहीं ना कहीं भाषण दिए होंगे। इसमें क्या होता है, एक तरह से एक्टिंग की जाती है, हाँ जी ये बात वो बात फिर ये बात फिर। लेकिन बातचीत में कभी आपने ऐसा सुना है ना? जहां जब बातचीत खाली छिड़ला के मतलब जरूरत है, जहां जब बातचीत खाली खुला, ऑटोमेटिक बात बन जाला, 4 घंटा बीत जाला पता ना चलेला। हाँ
5-5 घंटा, कौन कौन तो रात रात भर घिर देलो सब। मैंने बातचीत की बात कर रहे हैं, किसी बातचीत करने मन लग जाए ना, अरे वाह, कितना हो भी बातचीत कीजिए, मन नहीं भरता है, भरबे नहीं करता है। कहां से भरेगा? बातचीत ईश्वर का वरदान है ना, नहीं ना भरेगा। हाँ, यहाँ देखिए लिखा गया है कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। ऊपर हमने देखा था बेन जॉनसन, याद रखिए। बेन जॉनसन क्या कह रहे हैं? बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होता है। अब यहाँ पर एक और नाम आ गया, एडिशन। एडिशन के अनुसार असली बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। ये बात सही है सर। जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं ना, उनको जो मन में आता है ना वो बोल देते हैं उनसे, या उनके मन में जो आता है वो इनसे बोल देते हैं। लेकिन अगर बाई द वे कोई तीसरा आ जाए तो कहीं ना कहीं 50% तो ये दोनों अपनी बातें आपस में एकदम दाब लेते हैं, कहते हैं ना ये हटी तबे बात कीजिए। ऐसा होता होगा, आप लोग देखे होंगे। फिलहाल यहाँ देखिए लिखा गया है, अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। जी हाँ, मान लीजिए किसी से कुछ कहना है, एकदम स्पेशल कहना है, अकेले ही ना कहिएगा कि दूसरे गांव भर के पंचायत बटोर के लेकर जाइएगा कहने के लिए, स्पेशल बात कहने के लिए, दिल का बात कहने के लिए। हाँ, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब दो व्यक्ति होते हैं ना, तब एक दूसरे से एक मतलब सामने अपने दिल का बात कह पाते हैं, अपने दिल का बात खोल पाते हैं। आगे देखिए, लेकिन लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में जुड़ी नग के जैसा होता है। 4 लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। बाबू, अंगूठी में जुड़ी नग जैसा 3 लोगों के बीच बातचीत केवल फॉर्मेलिटी, 4 लोगों के बीच बातचीत, ये सब याद रखिए, सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और पूछता भी है। आगे बढ़ता है, लास्ट में लिखा है कि लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का एक अलग ही हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की कला यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। इसका एक और नाम सुहृद गोष्ठी है, जो कि मैंने किताब में पढ़ा है। किताब का लाइन बाय लाइन जहां पे एक्सप्लेनेशन किया गया है ना, वहां पर जाकर जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट खोलिए तो सही है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको हर एक चीज मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है कि इनके प्रसंग को सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। किनके प्रसंग को सुनकर? यूरोप के लोग जब बातचीत करते हैं ना, उनको एक उनका अलग ही कला, अलग ही अंदाज है बातचीत करना। क्या खतरनाक बात करना है, अरे बतिया वाला एकदम मन, एकदम कान को एकदम अत्यंत सुख मिलता है। वाह, आनंद ही आनंद है प्रभु। आगे बढ़ते हैं, अंत में क्या लिखा गया है बाबू? अंततः बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप से बातचीत कर लें, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। चाहे जो भी लेखक हो, जो भी कवि हो, अंत में अपने पूरे पाठ का एकदम मेन जो निचोड़ होता है ना, अंत में ला करके प्रस्तुत कर देते हैं। वही इस लेसन में बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा है। अलग अलग प्रकार से बातचीत के प्रकारों को बताया है, कब क्या होता है, कैसे होता है, अगर बातचीत न करते तो क्या होता, और अंत में जाकर के इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक इंसान के लिए असल बातचीत वही है, वो इंसान खुद से बात करे। और वाकई में बाबू, यदि हम खुद से बात करना सीख लेते हैं तो हम दुनिया के किसी भी जंग को आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं रहेगा और हम आसानी से प्रत्येक काम को, प्रत्येक स्टेप को करते जाएंगे। हम किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम खुद की सुन रहे हैं ना, हम खुद से बात कर रहे हैं, हम किसी अन्य की क्यों सुनेंगे? तो वही अंत में कहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी कि मतलब बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है कि हम अपने आप से बात करें, हम खुद से बात करें। चलिए आगे, यहीं पे ये पाठ मतलब ये सारांश यहाँ पे खत्म होता है, और इसी तरह से बाबू पढ़ा जाएगा प्रत्येक लेसन को। आप लोग गुड बाबा के साथ जुड़े रहिए, आपको हर एक चीज आपके एग्जाम में, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज आपको मिलने वाला है। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और हमारे साथ यानी बोर्ड बाबा के साथ जुड़े रहिए, और एग्जाम की तैयारी एकदम बेमिसाल और बेहतरीन तरीके से कीजिए। हम हमेशा आपके साथ हैं। तब तक के लिए जय हिंद।